ठंड में गरीब बहू का गड्ढे में ससुराल। भगवान के लिए जल्दी से इस ट्रक को इस गड्ढे से निकाल दीजिए, वरना सब लोग मर जाएंगे। बहन जी बस थोड़ी देर रुक जाइए, हमने क्रेन को बुलाया है। क्रेन के आते ही हम ट्रक को गड्ढे में से निकाल लेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। भगवान के लिए जल्दी करिए, उन लोगों को सांस नहीं आ रही है, जल्दी से इस ट्रक को हटा दीजिए। ऐसी भी क्या वजह थी जो एक गड्ढे में ट्रक के टायर फंसे होने के कारण कविता इस तरह रो रही थी? क्या उस गड्ढे के अंदर कोई ऐसा फंसा था जो कविता के दिल के काफी करीब था, या कोई और बात थी? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो ना, मेरे पास तो एक गर्म स्वेटर भी नहीं है। उमंग बेटा, तुझे कितने दिन से कह रही हूँ कि एक छोटा ही सही लेकिन एक किराए का मकान देख ले। आखिरकार कब तक इस कड़कड़ाती सर्दी में हमें यूं सड़कों पर रहना पड़ेगा? देख तो जरा कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ। गर्मी में तो हम जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ठंड में यूं सड़क पर रहकर गुजारा नहीं होगा। माँ, मैंने कई जगह पर किराए के मकान के बारे में पता किया, लेकिन हर जगह का किराया काफी महंगा था। मेहनत मजदूरी करके दिन की मुश्किल से 100 रुपए कमा लूं, यही बड़ी बात है। अब इतनी कम कमाई में मैं किराए का मकान कैसे लूंगा? जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे ठंडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस गरीब परिवार के पास रहने के लिए ना ही 4 दीवारें थी और ना ही खाने के लिए अच्छा खाना। कनिका हर रोज की तरह ठंड में ठिठुरते हुए सड़क के किनारे बैठी होती है कि तभी सड़क किनारे से एक बहुत अमीर लड़की गुजरती है जो रोल खाते हुए जा रही थी, जिसे देख दीदी दीदी, मुझे भी ये दो ना, बहुत भूख लग रही है। पता है सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। चल हट यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाथ तोड़ के रख दूंगी तेरी, गरीब कहीं की। इतना कहकर वो अमीर घमंडी लड़की कनिका को धक्का देकर चली जाती है और बेचारी मासूम कनिका भूख और ठंड के मारे भी बिलख कर रोने लगती है। सुनिए जी, हम लोग वापस गांव क्यों नहीं चले जाते? वहाँ कम से कम हमारी झोपड़ी तो थी। गांव में रोजगार नहीं था, इसलिए मैं तुम सबको लेकर यहाँ आया कि शहर में तो कोई रोजगार मिल जाएगा। अगर हम वापस गांव चले गए तो फिर से रोटी के लिए तरसते रह जाएंगे। उमंग हर रोज की तरह अपने दिहाड़ी के काम पर जाता है, जहां आज उसे बड़े बड़े गड्ढे खोदने थे। सुनील अपने हाथों से गड्ढों को खोद रहा होता है कि तभी अचानक गलती से सुनील अपने खोदे हुए गड्ढे में ही गिर जाता है। मेरा हाथ, अरे कितनी जोर से लगी है, अब इस गड्ढे से कैसे बाहर निकलूं? सुनील उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी सुनील ये महसूस करता है कि वो अभी 2 मिनट पहले ठंड से कांप रहा था, वहीं अब गड्ढे में होने की वजह से उसे अब गर्माहट महसूस होने लगती है। अरे यहाँ कितनी गर्माहट है, न गड्ढे में गिरा तो गिरा, लेकिन कम से कम थोड़ी देर के लिए ठंड से तो बचा। सुनील जैसे तैसे कर उस गड्ढे से बाहर निकलता है और अपना काम खत्म करके वापस अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा होता है। तभी सुनील देखता है कि फुटपाथ पर जिन जिन लोगों की झोपड़ी बनी हुई थी वो सभी लोग झोपड़ी के बाहर खड़े हैं और कुछ पुलिस वाले उन पर काफी गुस्सा कर रहे हैं। ये सड़क फुटपाथ सरकार की है, ना कि तुम लोगों के बाप दादा जो यहाँ पर कब्जा करके रहने लगे। चुपचाप से अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। साहब, हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये हम अपना तिरपाल लगाकर रह रहे हैं। हम पर दया करिए और हमें यहाँ से मत निकालिए। चुपचाप से जा रहे हो या धक्का मारकर भगाऊं यहाँ से? निकलो यहाँ से। सभी गरीब झोपड़ी वाले अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और इधर उधर निकल जाते हैं। वहीं कविता अपने पूरे परिवार के साथ ठंड में ठिठुरते हुए इधर उधर भटकने लगती है। भाभी, बहुत ठंड लग रही है। आज तो सच में काफी ज्यादा सर्दी हो रही है। अब तो ठंड में चला भी नहीं जा रहा। ठंड तो सच में बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ आसपास तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ हम आज का दिन गुजार लें। सभी लोग ठंड से थर थर कांप रहे होते हैं कि तभी उमंग को चलते हुए कुछ छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं, जिसे देख उमंग को अपने गड्ढे में गिरने वाली बात याद आती है। आप लोगों को मेरी बात अटपटी तो लगेगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर रहेंगे। जमीन के अंदर बने गड्ढे में काफी ज्यादा गर्माहट होती है, इससे हम लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। क्या गड्ढे के अंदर? लेकिन हम लोग गड्ढे में भला कैसे रहेंगे? वो तो बहुत छोटा है और गड्ढे में रहना हमारे लिए सुरक्षित भी नहीं है। उसकी फिक्र मत करो, मैं बहुत बड़ा गड्ढा खोद दूंगा जिसमें हम सब लोग आराम से रह सकें। वहीं उस गड्ढे को हम छोटी छोटी लकड़ियों से भी ढक देंगे, जिससे किसी को नहीं पता चलेगा कि हम जमीन के अंदर गड्ढे में रह रहे हैं।
उमंग एक खाली जगह ढूंढता है और वहीं जमीन में गड्ढा करने लगता है। कुछ देर में उमंग 2 बड़े बड़े गड्ढे कर देता है, जिसमें से वो सब एक गड्ढे में सोने का इंतजाम करते हैं और एक गड्ढे में उनका सारा सामान रखा होता है। गड्ढे में ऊपर नीचे उतरने चढ़ने के लिए उमंग मिट्टी से ही सीढ़ियां भी बना देता है और गड्ढे के ऊपरी हिस्से को छोटी छोटी लकड़ियों से अच्छी तरह से ढक देता है। माँ, ये गड्ढा तो बहुत अच्छा है, थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। क्यों बुआ, आपको भी नहीं लग रही है ना ठंड? हाँ कनिका, मुझे भी बिल्कुल ठंड नहीं लग रही और अब तो हम आराम से सारी सर्दी इस गड्ढे में रहकर गुजार सकते हैं। पूरा परिवार उस गड्ढे में बसकर ठंड से तो बच गया था, लेकिन आखिरकार कब तक यह गरीब परिवार इस ठंड में इस गड्ढे में रहकर बचता रहेगा? दादी माँ, हमारे गड्ढे वाले घर के अंदर ये पानी कहाँ से आ रहा है? लगता है बारिश हो रही है। देखो ना पानी कैसे टपक रहा है। क्या बारिश है? हे भगवान, अब हम क्या करें? अगर बारिश तेज हुई तो सारा गड्ढा पानी से भर जाएगा। सुमन की ये चिंता सच होती है। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते ठंड में उस गरीब परिवार का गड्ढे का घर पानी से भरने लगता है। हे भगवान, यहाँ तो कितना सारा पानी भर गया है। चलो सब जल्दी से बाहर निकलो। सारा परिवार गड्ढे से बाहर निकलता है और दीवार के सहारे जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में जैसे ही बारिश बंद होती है तो सभी लोग मिलकर गड्ढे के अंदर सारा पानी निकालते हैं। बारिश की वजह से वो गड्ढा अंदर से काफी ज्यादा ठंडा हो चुका था और सभी लोग रात भर ठंड से ही ठिठुरते रहते हैं। माँ, इस गड्ढे के अंदर तो कितनी ज्यादा ठंडी हो रही है। हम जब सड़क पर रहते थे तब भी मुझे इतनी सर्दी नहीं लगी जितनी यहाँ लग रही है। सच में बहू, अब इस गड्ढे में भी रहना मुश्किल हो गया। उस गड्ढे के अंदर रहकर भी सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन इस गड्ढे में रहने के अलावा अब उनके पास कोई और दूसरी जगह नहीं थी। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। कल रात की दाल रखी हुई है, जल्दी से 2 रोटी डाल देती हूँ। कविता दूसरे गड्ढे में जाकर रोटी बना रही होती है कि तभी एक ट्रक उनके गड्ढे की तरफ तेजी से बढ़ता है। गड्ढे के ऊपर का हिस्सा छोटी छोटी लकड़ियों से ढका होता है, जिसके चलते ट्रक वाला उस गड्ढे को जमीन समझकर उस पर अपनी ट्रक चढ़ा देता है और ट्रक का टायर सीधा उस गड्ढे में फंस जाता है। इसी गड्ढे में कविता की बेटी, सास, पति और नंद भी होते हैं। दादी माँ, देखो ये ट्रक हम पर गिरने वाला है, कोई बचाओ हमें। माँ, कहाँ हो आप? अरे कोई हमारी मदद करो, हम इस गड्ढे के अंदर हैं, हमें बाहर निकालो। कनिका चिल्लाने की आवाज सुनकर कविता जैसे ही अपने गड्ढे से बाहर निकलती है तो अपनी आंखों से यह मंजर देख कनिका का कलेजा सहम जाता है। अरे कोई मेरे परिवार को इस गड्ढे के नीचे से निकालो, वो सब इस गड्ढे में है, वो मर जाएंगे, उन्हें सांस नहीं आ रही होगी, कोई बाहर निकालो उन्हें। बहन जी परेशान मत होइए, अब इस ट्रक को तो हम अकेले गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकते, क्रेन आ रही है। कुछ देर में क्रेन आती है जो ट्रक को पकड़कर उस गड्ढे से बाहर निकाल देती है और अब पूरा परिवार सही सलामत उस गड्ढे से बाहर निकल आता है। आप लोग इस तरह से गड्ढे के अंदर क्यों रह रहे हैं? पता है ये कितना असुरक्षित है। अगर ये गड्ढा थोड़ा और बड़ा होता तो ये ट्रक सीधा इन लोगों पर जा गिरता और इन सबसे इनकी मौत भी हो सकती थी। हम जानते हैं भाई साहब, हम इस गड्ढे में अपनी खुशी से नहीं रह रहे, इसके पीछे हमारी मजबूरी है। कविता उस ट्रक वाले को सारी बात बताती है, जिसे सुन ट्रक वाला कहता है, अरे क्या आप लोगों को पता नहीं, सड़क पर झोपड़पट्टी बनाकर रहने वालों को सरकार ने हटाया तो है, लेकिन उन लोगों को सही जगह पर रहने के लिए सरकार मुआवजा भी दे रही है। क्या आपको इस मुआवजे के बारे में नहीं सुना? ट्रक वाले की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान होता है, जिसके बाद उस ट्रक वाले की मदद से अब पूरा परिवार अपने मुआवजे के बारे में पता चलाता है और कुछ ही दिनों में इस परिवार को भी मुआवजा मिल जाता है और अब इन्हीं पैसों से वो एक ढंग का किराए का घर लेते हैं और बचे पैसों से अपना चाय समोसे का ठेला शुरू कर देते हैं और इसी तरह मेहनत मजदूरी कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जब आपको पता है कि मैं रोज नॉन वेज खाती हूँ तो वेज बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं खानी ये घास फूस। उर्मिला, आज सारे नॉनवेज की दुकान बंद थी, इसलिए मैंने वेज बना दिया। अगर एक दिन वेज खा लोगी तो कोई पगड़ी थोड़ी ना टूट जाएगा। नहीं माँ, मैं खाऊंगी तो सिर्फ नॉनवेज खाऊंगी, वेज नहीं। इतना कहकर उर्मिला अपने फोन से ऑनलाइन नॉनवेज प्लेटर मंगवाती है और खाने लगती है। उर्मिला बचपन से ही नॉनवेज की बड़ी शौकीन थी। शायद ही कोई दिन होता था जिस दिन उर्मिला नॉनवेज ना खाए। समय गुजरता है, एक अच्छे परिवार में उर्मिला की शादी हो जाती है और आज उर्मिला की पहली रसोई होती है। आज तो मेरी पहली रसोई है। एक काम करती हूँ, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी और चिकन के कोफ्ते बना देती हूँ। उर्मिला नॉनवेज बनाने के लिए रसोई में जा ही रही होती है कि तभी उर्मिला की जेठानी प्रेरणा आती है।
आज तो मेरी प्यारी देवरानी की पहली रसोई है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। और हाँ, याद रहे हमारा परिवार प्योर वेजिटेरियन परिवार है, तो कुछ भी नॉन वेज आइटम मत बनाना, ठीक है? अब मैं क्या करूं, मुझे तो वेज खाना इतना अच्छा बनाना भी नहीं आता है। एक काम करती हूँ, सब लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं ना, तो अंडा बना लेती हूँ। वैसे भी आजकल अंडा वेज में ही आता है। उर्मिला अपनी पहली रसोई की रस्म में अंडा कढ़ी और चावल बना देती है और ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है।